बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फ़ोटोसिंथेसिस। फ़ोटोसिंथेसिस जो है ये हमने ग्लूकोज सिंथेसिस करनी है अपने एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड लेके और वाटर लेके। ठीक है, हमने दो चीज़ों को यूज़ करते हुए सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, हमारा जो बेसिक पर्पज़ है फोटोसिंथेसिस का वो ग्लूकोज की प्रोडक्शन होता है, लेकिन हमारे पास जो ऑक्सीजन है एज अ बाय प्रोडक्ट आती है जिसे हम अपनी ब्रीथिंग के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस है, इसमें हमें ग्लूकोज प्रोड्यूस करवानी है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करते हुए इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और साथ हमें जो बाय प्रोडक्ट मिलेगी वो होगी ऑक्सीजन। ठीक है, और जो फोटोसिंथेसिस है ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक रिएक्शंस वो वाले रिएक्शंस होते हैं जिसमें छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो मिलके एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाती हैं। जैसे हमारे पास लाइट है, क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, इन दोनों मिलकर ग्लूकोज का एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाना है, जिस वजह से हम बोलते हैं ये एनाबॉलिक रिएक्शन है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास इसकी इक्वेशन कि हम क्या क्या चीज़ें यूज़ करेंगे और उससे क्या बनवाएंगे। हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करेंगे और वाटर यूज़ करेंगे। ठीक है, और प्रेजेंस किसकी होगी, सनलाइट की, क्लोरोफिल की। प्रोड्यूस हमने क्या करवाना है, ग्लूकोज। ठीक है, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12 और O6 प्लस हमारे पास जो बाय प्रोडक्ट आएगी वो ऑक्सीजन आएगी। 6 वाटर के मॉलिक्यूल भी हमारे पास एज अ बाय प्रोडक्ट आ जाएंगे। हमने जो यूज़ किए थे वो 12 वाटर के मॉलिक्यूल किए थे, जो 6 हैं वो यूज़ हो गए फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और जो 6 है हमारे पास बाकी बच गए। इसमें बाद में हमारे पास जो इनटेक ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड है कि हमने जो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करवाते हुए ग्लूकोज बनवाई है, वो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पौधा या लीव जो है वो किस तरह एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, ये हमारे पास लीव का स्ट्रक्चर है। लीव के स्ट्रक्चर्स में क्या होते हैं, उसकी जो ऊपर वाली लेयर होती है इसको हम अपर एपिडर्मिस बोलते हैं, जो नीचे वाली लेयर होती है इसको लोअर एपिडर्मिस बोलते हैं। जो लीफ होता है इसके अंदर छोटे छोटे से एयर स्पेसीज होते हैं। ठीक है, छोटे छोटे से सुराख बने होते हैं जिसने एयर को अपने अंदर से पास होने देना होता है। इसके अलावा मेसोफिल सेल्स होते हैं। मेसोफिल सेल्स वो वाले सेल्स होते हैं यहाँ जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। वाटर जो होता है हमें पता है कि ये सॉइल के अंदर होता है, हमारी अर्थ के अंदर है, तो जो वाटर है वो जो है अब्जॉर्व करेंगी कोई भी प्लांट है उसकी रूट्स। सबसे पहले जो है वो रूट्स एस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू जो है वाटर को एब्जॉर्व करेंगी। उसके बाद क्या होगा, ये जो वाटर है ये लीव्स तक पहुंचेगा थ्रू जाइलम वेसल्स। हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास चैप्टर नंबर 4 था वहाँ पे हमने प्लांट टिश्यूज़ पढ़े थे। हमने कहा था प्लांट्स के बाद ना 2 टिश्यूज़ होते हैं। कंपाउंड टिश्यूज़ की 2 टाइप्स हैं, एक जाइलम टिश्यूज़ और दूसरे फ्लोएम टिश्यूज़। जो फ्लोएम होते हैं वो फूड की ट्रांसपोर्ट करते हैं और जो जाइलम होते हैं वो वाटर की ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, जो वाटर है वो रूट्स ने एब्जॉर्ब किया और जाइलम वेसल्स के थ्रू उन्होंने अपने लीव तक पहुंचा दिया। एयर दैट एंटर्स, अब हम बात करेंगे एयर की। यहाँ तक जो बात होगी वो वाटर की होगी कि वाटर जो है वो रूट्स ने एब्जॉर्ब किया और जाइलम वेसल्स के थ्रू लीव तक ट्रांसपोर्ट कर दिया। नेक्स्ट जो एयर है, एयर जो है लीफ में कहाँ से एंटर होगी, तो हमने बोला कि छोटी छोटी स्पेसीज़ होती हैं, एयर स्पेसीज़, स्मॉल पोर्स होते हैं लीफ के अंदर, उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। जो स्टोमेटा होते हैं उन्होंने क्या करना है, उन्होंने जो हमारी एयर है हमारे एनवायरनमेंट से उसको अपने अंदर से गुजरने की इजाज़त देनी होती है। जो स्टोमेटा है उनके थ्रू जो है एयर है वो मेसोफिल सेल्स तक पहुंचती है। हमने बोला था ये एयर स्पेसीज हैं और ये मेसोफिल सेल्स हैं। जो एयर है उसने इन जो छोटे से स्पोर्स हैं इनके ज़रिए मेसोफिल सेल्स तक रसाई हासिल करनी होती है। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, जो एयर होती है उसके अंदर हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, और ग्लूकोज बनाने के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड ही चाहिए होती है। जो एयर है, जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर प्रेजेंट है, उसने जो थिन लेयर है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाना होता है। जो हमने वाटर जो है वो लीफ तक पहुंचाया है वेजल्स के थ्रू, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड अब हमने करवाई उसने जाके उस वाटर के साथ मिल जाना है। दोनों ने वाटर ने इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे फिर क्या होगा, जब ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये वाटर एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको इजीली पेंट्रेट होने में आसानी हो जाएगी मेसोफिल सेल के अंदर। ठीक है, वैसे वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो मेसोफिल सेल के अंदर नहीं जा सकती थी। उसने क्या वे लिया, उसने ये किया, उसने जो वाटर वहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट करवाया था उसके अंदर खुद को एब्जॉर्ब करवाया, फिर वो थोड़ा सा मॉइस्चर हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड ईजिली मेसोफिल सेल के अंदर एंटर हो गई। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस का। जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है वो किस तरह से हो रहा है। ठीक है, हमने बोला कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है वो यूज़ हो रहे हैं ग्लूकोज बनाने के लिए, लेकिन इस सारे में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं वो हम इसमें डिस्कस करेंगे और ये लॉन्ग क्वेश्चन है।
ठीक है। जो फोटोसिंथेसिस इसकी दो फेजेस हैं, एक है लाइट रिएक्शंस और दूसरी है डार्क रिएक्शंस। जो लाइट रिएक्शंस होते हैं वो सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं, और जो डार्क रिएक्शंस होते हैं वो सनलाइट वहाँ पे इनडायरेक्टली यूज़ हो रही होती है। जो हमने लाइट में प्रोडक्ट्स बनवाई हैं, हमने डार्क रिएक्शंस में उनको यूज़ करवाना होता है, वहाँ पर लाइट डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। लाइट रिएक्शंस में हमने क्या करना होता है, हमने जो सनलाइट एनर्जी है उसको कैप्चर करवाना होता है। इसके बाद वो जो लाइट है उसने एटीपी मॉलिक्यूल्स और NADPH बनवाने के लिए इस्तेमाल होना होता है। ठीक है। लाइट रिएक्शन में हमने एक ही काम करना है, लाइट रिएक्शन में हमने फोटोसिंथेसिस नहीं करवानी। ठीक है। हमने सिर्फ उसके लिए हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनवाने हैं। लाइट रिएक्शंस में वो हैं ATP और NADPH। ठीक है। और इन रिएक्शंस को लाइट रिएक्शंस बोलते हैं, और ये कहाँ पे होते हैं, थैलाकोइड मेम्ब्रेन ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है। जो क्लोरोप्लास्ट है उसमें थैलाकोइड मेम्ब्रेन भी होती है और स्ट्रोमा भी होते हैं। तो जो लाइट रिएक्शंस हैं वो थैलाकोइड मेम्ब्रेन में हो रहे हैं, और इनका काम क्या है, यहाँ पे लाइट रिएक्शंस का इन्होंने ATP और NADPH बनवाना है। जो डार्क रिएक्शंस है यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड आई है, हमने उसको रिड्यूस करना है, उसको यूज़ करना है, उसको तोड़ना है ग्लूकोज बनवाने के लिए। ठीक है। और हमने कैसे तोड़वाना है उनको, ज़ाहिर हमें एनर्जी चाहिए होगी। जो हमने लाइट रिएक्शन में एनर्जी बनवाई थी ATP और NADPH, हम उसको यहाँ पे यूज़ करेंगे। उसको यूज़ करते हुए हम यहाँ पे ग्लूकोज बनवाएंगे, क्योंकि हमारा जो बेसिक पर्पज़ है फोटोसिंथेसिस का वो ग्लूकोज की फॉर्मेशन ही है। ठीक है। हम डिटेल में देखते हैं लाइट रिएक्शंस की समरी, कि लाइट रिएक्शंस होते हैं इसमें कौन कौन से स्टेप्स हैं और इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या होगा कि जो लाइट है उसको एब्जॉर्व करेगा क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने जो लाइट है उसको एब्जॉर्व करना है, और जब वो इसको एब्जॉर्व करेगा तो जो हमारे पास क्लोरोफिल है उसके अंदर जो एनर्जी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। एनर्जी का जो लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। जब वहाँ पे एनर्जी इंक्रीज़ हो गई तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो इमिट हो जाएंगे। ठीक है। जो हमारे पास फोटो सिस्टम होंगे, क्लोरोप्लास्ट होंगे, क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल के अंदर जब हम एनर्जी जो है वो उसको लगाएंगे सनलाइट को, वहाँ पे जो है एनर्जी प्रोड्यूस होगी। उस एनर्जी से क्या होगा, वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे। 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ से इमिट होंगे। फिर क्या होगा, वहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुए वो गुजरे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, और जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से गुजरेंगे तो वो ATP प्रोड्यूस कर देंगे। हम कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो एक ऐसी मशीन है जिसने ATP को प्रोड्यूस करवाना होता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है फोटोलाइसिस। फोटो मीन सनलाइट एंड लाइसिस मीन ब्रेक डाउन, कि सनलाइट से ब्रेक करवाना। किस चीज़ को ब्रेक करवाना है, हमने वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करवाना है ताकि वहाँ से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ हो जाए। ठीक है। हमारे पास H2O होता है, जब हमने वाटर का मॉलिक्यूल तोड़ा हाइड्रोजन अलग हो गया और वहाँ से ऑक्सीजन क्या हुई, रिलीज़ हो गई। और जो हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है, जो वाटर में हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन क्या करेंगे, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज़ कर देंगे, क्लोरोफिल को दे देंगे और खुद वो आयन बन जाएंगे। ठीक है। वाटर ने अपने हाइड्रोजन जो है वो क्लोरोफिल को देके खुद आयन बन जाना है। उसके बाद क्या होना है कि जो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल को मिले हैं, ठीक है, हाइड्रोजन के वो इलेक्ट्रॉन जो क्लोरोफिल को दिए हैं उनसे ATP की प्रोडक्शन होगी, और जो वाटर के हाइड्रोजन है वहाँ वो उससे क्या बनेगा, NADPH बनेगा। यहाँ पे हमारे पास 2 चीज़ें बन रही हैं। जो क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स जो क्लोरोफिल को दिए गए हैं वो ATP बना रहे हैं, और जो वाटर है उसके हाइड्रोजन जो है वो NADPH बनवा रहे हैं। ठीक है। हमारे पास ATP बन गई और NADPH भी बन गया। हमारा जो बेसिक पर्पज़ था लाइट रिएक्शंस का वो यही था कि हमने ATP बनवानी है और NADPH बनवाना है। ठीक है। ये डायग्रामेटिकली बताया हुआ है कि हमारे पास जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उसको हमने सनलाइट दी। ठीक है। जो हमारे पास फोटो सिस्टम बना हुआ है हमने इसको सनलाइट दी। सनलाइट जब हमने दी तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वह एग्जिस्ट हुए। ठीक है, इमिट हुए। वो इलेक्ट्रॉन्स गुजरते गुजरते इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरे। जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से गुजरेंगे तो वहाँ पे ATP प्रोड्यूस करेंगे। इसके बाद ये भी क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल है। यहाँ पे क्या होगा, जो हाइड्रोजन है वाटर का वो आएगा, वो यहाँ पे NADP को NADPH में कन्वर्ट कर देगा। लाइट रिएक्शंस हैं, इनका हम सेकंड नेम कहते हैं कि इनको जी स्कीम भी बोला जाता है। क्यों जी स्कीम बोला जाता है? क्योंकि इनकी जो शक्ल है, इनकी जो शेप है, स्ट्रक्चर है, वो बिल्कुल जी की तरह का दिखता है। ठीक है, इसके 2 नाम है, लाइट रिएक्शन का हम जी स्कीम भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास डार्क रिएक्शंस। डार्क रिएक्शंस वो वाले रिएक्शंस है, यहाँ हमने ग्लूकोज बनवानी है। किससे बनवानी है? जो हमने लाइट रिएक्शंस में ATP और NADPH प्रोड्यूस करवाया था, उनको यूज़ करते हुए हमने कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करवा के ग्लूकोज बनवानी है। और किसकी प्रेजेंस में बनवानी है? सनलाइट की और क्लोरोफिल की। सबसे हम पहले देख लेते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया था। इसको डिस्कवर किया था मेल्विन कैल्विन ने और उसके कोलीग्स ने। वो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ते थे, अमेरिका की यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया। मेल्विन कैल्विन वहाँ पे पढ़ता था, साथ इसके कोलीग्स थे, उन्होंने डार्क रिएक्शंस को डिस्कवर किया था। और इन्हीं के नाम पे इस डार्क रिएक्शन का सेकंड नाम जो है वो कैल्विन साइकिल रखा गया। जैसे हमने कहा लाइट रिएक्शंस का सेकंड नाम जी स्कीम है, सेम ऐसे डार्क रिएक्शन का सेकंड नेम है वो कैल्विन साइकिल है।
ठीक है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्टली पेपर में हम पूछ लेते हैं कि राइट अ नोट ऑन केल्विन साइकिल, तो हमने वहाँ पे डार्क रिएक्शंस को बताना है। ठीक है, इसमें क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, हमने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की रिडक्शन करवानी है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे इन्वायरमेंट में, उसके मॉलिक्यूल जो है उसने कंबाइन करना है 5 कार्बन के साथ। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके साथ आके 5 कार्बन कंपाउंड्स हैं वो होंगे, उनके साथ कार्बन डाइऑक्साइड ने अटैच हो जाना है। हर कार्बन कंपाउंड के साथ एक कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अटैच हो जाएगी और टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड बना देगी। ठीक है, अगर हमारे पास 5 कार्बन है तो अगर वहाँ पे आके कार्बन डाइऑक्साइड अटैच हुई तो उसका कार्बन डाइऑक्साइड इसके साथ मिल जाएगा कार्बन, और ये 6 कार्बन कंपाउंड बन जाएंगे और ये टेम्परेरी होगा। इसके बाद क्या होगा, जब हमने ये टेम्परेरी 6 कार्बन कंपाउंड बनवाया, फिर हमने इनको तोड़ना है, स्प्लिट करना है इंटू 2-3 कार्बन कंपाउंड्स। जब हम 6 कार्बन को तोड़ेंगे हमारे पास 2 बन जाएंगे 3-3 कार्बन वाले कंपाउंड। ठीक है, द 3 कार्बन कंपाउंड आर रिड्यूस टू 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स बाय यूजिंग ATP एंड हाइड्रोजन फ्रॉम NADPH। ठीक है, वो कह रहे हैं जो 3 कार्बन कंपाउंड है हम फिर इसको रिड्यूस करवाएंगे कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, जो 3 कार्बन कंपाउंड है हमने इसको 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स में करवाना है, ATP यूज़ करवाते हुए और NADPH को यूज़ करवाते हुए। इसके बाद क्या होगा, ये जो 3 कार्बन हमने कार्बोहाइड्रेट्स बनवाए हैं इनमें से जो है एक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज की प्रोडक्शन में यूज़ हो जाएगा। ठीक है, और जो बाकी हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड 3 कार्बन कार्बोहाइड्रेट्स बचेंगे वो रीजनल वाले 5 कार्बन कंपाउंड्स को दोबारा से रीजनरेट कर देंगे। ठीक है, हमारे पास सिर्फ एक ही कार्बन जो है वो ग्लूकोज बनवाने के लिए यूज़ होगा। 3 कार्बन का एक मॉलिक्यूल हमारे पास बने थे, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल्स हमने क्या किया, उनमें से ग्लूकोज बनवाने के लिए यूज़ हो गया और दूसरा रीजनरेट करने के लिए ओरिजिनल 5 कार्बन को यूज़ हो गया। और कह रहे हैं यहाँ पे एनर्जी यूज़ हुई, कौन सी एनर्जी यूज़ हुई, ATP यूज़ हुई। डायग्रामेटिकली देख लेते हैं, हमारे पास उन्होंने बोला है कि 5 कार्बन कंपाउंड से। ठीक है, इसके पास क्या हुआ, ठीक है, उन्होंने बोला हमारे पास 5 कार्बन के 3 कंपाउंड्स पड़े हुए थे। ठीक है, 3 हमारे पास अलग से, जैसे हम कहेंगे 5 कार्बन और 5 कार्बन 3 कंपाउंड्स पड़े हुए हैं। फिर क्या हुआ, हमने उसमें क्या इंट्रोड्यूस करवाया, कार्बन डाइऑक्साइड। हमारा पहला स्टेप यही था कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड को कंबाइन करवाना है किसके साथ, 5 कार्बन के साथ। जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल इन 3 5 कार्बन के साथ जोड़ देंगे तो वो टेम्परेरी 6 कार्बन के 3 कंपाउंड्स बन जाएंगे। यहाँ पे हम ATP और NADPH को यूटिलाइज़ करवाएंगे। यहाँ पे NADPH और ATP यूज़ होगा, क्यों यूज़ होगा, ताकि हम इस 6 कार्बन को तोड़ सकें, स्प्लिट कर सकें। किस में स्प्लिट कर सकें, 3 कार्बन में। जब हमने 6 कार्बन को तोड़ा हमारे पास 3 कार्बन के कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे, 6 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ठीक है, 6 3 18 होता है, तो 3 6 18। जब हमारे पास 6 कार्बन के 3 कंपाउंड्स थे, हमने इनको तोड़ा, वो 3 3 कार्बन वाले 6 कंपाउंड्स बन गए। अब इन 3 कार्बन वाले जो कंपाउंड्स हैं इसमें से एक 3 कार्बन जो है वो ग्लूकोज बनाने के लिए इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास 6 मॉलिक्यूल्स हैं 3 कार्बन के, इनमें से सिर्फ एक जो 3 कार्बन है वो ग्लूकोज बनवाने के लिए यूज़ हो जाएगा और बाकी हमारे पास 5 कार्बन अभी भी बचे हुए हैं। अब ये जो 5 कार्बन बचे हुए हैं ये दोबारा से ओरिजिनेट करवा देंगे स्टार्ट वाला जो हमारा 5 कार्बन कंपाउंड था उसको।